आदाब। आज के इस तस्वीरी तज्जिए में हम पंजाब की सबसे मशहूर और सच कहूं तो सबसे दर्दनाक दास्तान मिर्ज़ा साहिबान के राज खोलने जा रहे हैं। पेलू की लाजवाब शायरी ने इस कहानी को हमेशा के लिए अमर कर दिया है। तो चलिए बिना किसी देर के इस तारीखी और जज्बाती सफ़र का आगाज़ करते हैं। पीलू लिखते हैं, मैं नील कड़ाइया नीलकन, मेरा तन मन नीलो नील। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। ये सिर्फ शायरी का एक मिसरा नहीं है, ये एक ऐसी मोहब्बत का इजहार है जो इंसान के जिस्म और रूह दोनों में रच बस जाती है। एक बिल्कुल जुनूनी मोहब्बत जो पूरे वजूद को अपने ही रंग में रंग लेती है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम सवाल उठता है, इन कदीम अल्फाज का आखिर असल मतलब क्या है? नीलकंठ से शायर की क्या मुराद है और उस दौर के कल्चर से इसका क्या गहरा कनेक्शन था? सोचिए जरा, इस एक छोटी सी लाइन के पीछे सदियों पुरानी कौन सी तारीख छुटी हुई है? तो आइए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। नीलकंठ का मतलब होता कुछ यूं था कि पुराने पंजाब में जब कोई बच्ची पैदा होती और उसकी मंगनी तय की जाती थी तो उसकी होने वाली सास उसके कान की बाली में नीले रंग के मोती डाल देती थी। इन्हीं मोतियों को नीलकंठ कहा जाता था। ये सिर्फ आम मोती नहीं थे दोस्तों, ये इस बात का ऐलान थे कि ये बच्ची अब लड़के वालों की अमानत है। एक ऐसा पुख्ता, पत्थर पर लकीर जैसा वादा जिसे तोड़ना बिल्कुल नामुमकिन समझा जाता था। अब दिलचस्प बात यह है कि उस कदीम दौर में मंगनी के लिए 2 गवाह जरूरी होते थे। लेकिन यहाँ मोहब्बत करने वालों ने क्या किया? उन्होंने किसी तीसरे इंसान को शामिल करने के बजाय अपनी ही 2 आंखों को, यानी अपने नैन को अपना गवाह और वकील बना लिया। ये इस गहरे बंधन की कितनी खूबसूरत अक्कासी है। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे बचपन के वादे और मोहब्बत की। मिर्ज़ा और साहिबान की इस शदीद मोहब्बत ने उन्हें दुनिया के कड़वे हकाइक से पूरी तरह अनजान कर दिया था। कहते हैं ना, सच्ची मोहब्बत की नज़र में तो एक काला कौवा भी कपास की तरह सफ़ेद और चमकदार लगता है। उनकी दुनिया में सब कुछ इतना हसीन था कि उन्हें आने वाले खतरात का बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं हुआ। एक और लफ्ज़ यहाँ आता है, अत्तियाँ। ये सूती धागे की वो गठियाँ होती थीं जो एक दुल्हन अपने जहेज़ के कपड़ों के लिए बड़ी लगन से तैयार करती थी। साहिबान जब ये अत्तियाँ गिनती थी ना, तो हर धागे के साथ वो अपने जट यानी मिर्ज़ा का नाम लेती थी। ये कोई आम जहेज़ की तैयारी नहीं थी, बल्कि अपने आने वाले कल की हसीन उम्मीदों को बुनने का एक प्यारा सा सिलसिला था। लेकिन फिर कहानी में आता है एक दर्दनाक मोड़। तीसरा हिस्सा, धोखा और बढ़ता तसादुम। इस सारी तबाही की बुनियाद असल में नूरी ने रखी, जो साहिबान की भाभी थी। उसने अपने ज़ाती मफाद के लिए एक बहुत ही खतरनाक चाल चली। उसने साहिबान के बड़े भाई के कान भरे और बचपन का वो पक्का वादा तुड़वा दिया। नूरी का असल मकसद सिर्फ ये था कि साहिबान की शादी उसके अपने भाई ताहिर से हो जाए, और बस इस एक खुदगर्ज फैसले ने सदियों पुरानी दुश्मनी की आग को दोबारा हवा दे दी। हालात जब इतने ख़राब हो गए तो साहिबा का दर्द इन अल्फाज में छलकता है। वो मिर्ज़ा से फरियाद करती है, मैनू लई चल इत्थों कढ़ के सब झगड़े जावण मुख, बाज तेरे नई मिर्जिया जान मेरी नु सुख। यानी वो रोते हुए इल्तिजा करती है कि मुझे यहाँ से निकाल ले जाओ ताकि ये सब ख़ानदानी झगड़े हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं, क्योंकि तुम्हारे बगैर मेरी जान को कोई सुकून नहीं मिलने वाला। यहाँ आती है कहानी की सबसे बड़ी रुकावट। चौथा हिस्सा, बाप की खौफनाक तंबीह। मिर्ज़ा के वालिद वंझल की दलीलें यहाँ बहुत गीबरी और गौर करने लायक हैं। उन्होंने अपने बेटे को खबरदार किया कि मोहब्बत के ऐसे जुनून सिर्फ और सिर्फ तबाही की तरफ ले जाते हैं। उनका दूसरा असूल साफ था कि कभी दुश्मन के घर कदम मत रखना। लेकिन सबसे बड़ी वजह एक खौफनाक तारीखी हकीकत थी। खीवा और डनाबाद के कबीलों के दरमियान 150 साल, जी हाँ 150 साल की खूनी जंग पहले ही हो चुकी थी, जिसने सब कुछ तबाह कर दिया था। वंझल को डर था कि मिर्ज़ा का ये कदम उस दबी हुई राख से दोबारा आग भड़का देगा। और आखिर में आते हैं अपने 5वें हिस्से पर, इंतकाम का चक्कर। यहाँ हमेशा से चलने वाला एक तसादुम सामने आता है। एक तरफ है इश्क, जो कि बिल्कुल पाक, अटूट और फितरी है, जिसे किसी अंजाम की रत्ती बराबर परवाह नहीं। और दूसरी तरफ है अक्ल, जो हर वक्त हिसाब किताब लगाती है, मुआशरती उसूलों की पाबंद है और नुकसान से डरती है।
سچ تو یہ ہے کہ جب بھی سماج کے ان پتھر جیسے قوانین کا سامنا عشق کی سچائی سے ہوتا ہے تو بالکل ایسی ہی عظیم ٹریجڈیز وجود میں آتی ہیں۔ اس ساری عظیم ایپک کا نچوڑ اس ایک ہلا دینے والی لائن میں چھپا ہے، ویر ویر نو دودھ چنگاؤدا۔ اس کا لفظی مطلب ہے کہ دشمنی دشمنی کو دودھ پلاتی ہے۔ جب کسی پر ظلم ڈھایا جاتا ہے تو جواب میں صرف اور صرف مزید ظلم ہی پیدا ہوتا ہے۔ انتقام ہمیشہ انتقام کی ہی پرورش کرتا ہے۔ خون کی پیاس کبھی بجھتی نہیں، بلکہ مزید خون مانگتی ہے۔ آخر میں مرزا اور صاحبان کی یہ داستان ہمیں ایک بہت ہی گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ کیا ہمارے معاشرے میں انتقام کا یہ خونی سلسلہ کبھی واقعی رکتا ہے؟ اس تاریخی ٹریجڈی نے محبت کی جو بھاری قیمت چکائی، وہ آج تک ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ ذرا اس سوال پر غور کیجیے، کیونکہ تاریخ کی ان پنوں اور اس دردناک شاعری میں جو سبق چھپا ہے نا، وہ آج صدیوں بعد بھی اتنا ہی زندہ اور ضروری ہے۔